बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन दोनों ने बड़े ही प्यार से सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला के जन्म के 1-2 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी 2 बहनें और थीं। थोड़े ही दिनों के बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया। सिंड्रेला के पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं था। बचपन से ही उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाया करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की गई। उसको घर का नौकर बना दिया गया, लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। सब अपनी किस्मत समझकर उसने स्वीकार कर लिया। अब वो बड़ी हो चुकी थी। जितनी वो दिल की अच्छी थी, उसका रंग भी बड़े होने के साथ साथ निखरता गया। वो उस नगर की सबसे सुंदर लड़की बन गई, लेकिन उसकी माँ ने इस कारण उसका नगर में घूमना ही बंद करवा दिया। उसको पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे ताकि वो बदसूरत दिखे। खाना भी उसको बचा कुचा ही दिया जाता था। वो अपनी खिड़की से ही लोगों को इधर उधर आते जाते देखा करती थी। उसके दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि वो अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वो उससे ही शादी करेगा। राजा के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक सभी घरों में गया और जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। तब वो दूत बोला, माँ जी, राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी है, आप सभी जरूर आइएगा। खासकर लड़कियों को आना है। राजकुमार उन्हीं लड़कियों में से अपनी पत्नी चुनने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन सिंड्रेला ने भी ये बात सुन ली। वो काम कर रही थी। फिर वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, वो मुझे भी जन्मदिन की पार्टी में जाना है। लेकिन ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से कोई एक राजकुमार के साथ शादी करे, लेकिन उसकी बेटियाँ तो सुंदर थी ही नहीं, इसलिए वो सुंदर सी सिंड्रेला को वहाँ पर नहीं भेजना चाहती थी। जिस वजह से उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही ना मिले। जन्मदिन का दिन आ ही गया। शाम को सभी को जन्मदिन में जाना था। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अपनी दोनों बेटियों के लिए ड्रेस बनाने का काम दे दिया ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। सिंड्रेला ने दिन भर दोनों की ड्रेस बनाई। अब शाम होने वाली थी। उसके घर के सभी लोग अच्छे से तैयार होकर पार्टी में चले गए। सिंड्रेला घर पर बैठे बैठे रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी माँ भी आज जिंदा होती तो वो भी सुंदर बनकर उस पार्टी में जा पाती। अचानक सिंड्रेला के कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और उस रोशनी के बीच में एक परी प्रकट हुई। वो परी बिल्कुल सिंड्रेला की माँ की तरह दिख रही थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो उसके गले से लग गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर परी ने सिंड्रेला को चुप कराया और कहा, तुम राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें तैयार करूँगी। ये सुनकर सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, मैं क्या पहनकर वहाँ जाऊँगी? वहाँ तो सब बहुत ही सुंदर बनकर आए होंगे। इतना सुनते ही परी ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला एक राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। सुंदर तो वो थी ही, अब वो विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसकी सुंदर ड्रेस, सुनहरे बाल और उसकी चमचमाती हुई सैंडल उसको सबसे अलग बना रही थी। लेकिन फिर परी ने उसे एक जरूरी बात समझाई।
मेरा ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तो तुम उससे पहले घर वापस आ जाना। फिर सिंड्रेला मान गई। परी ने पास में पड़े हुए कद्दू से एक शाही बग्गी का इंतजाम कर दिया। सिंड्रेला उसमें बैठकर राजमहल की तरफ चल दी। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। बाहर से आए हुए मेहमान और राजकुमार भी सिंड्रेला को ही एकटक देखे जा रहे थे। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब तो वो इसी लड़की से शादी करेगा। वो सिंड्रेला के पास गया और उसको डांस के लिए अपना हाथ दिया। सिंड्रेला भी बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत देर तक डांस किया। इस बीच सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। अब 12 बजने में कुछ ही पल बचे हुए थे। तभी अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा कि मध्य रात्रि तो होने ही वाली है। उसे अब परी की बात याद आ गई। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। हड़बड़ी में सिंड्रेला की एक पैर की सैंडल वही महल में ही छूट गई। सिंड्रेला तो हवा के झोंके के जैसे गायब हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार के हाथ सिंड्रेला का केवल एक सैंडल ही लगा। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसका नाम भी ना पूछ सका। अगले दिन राजकुमार खुद नगर में जाकर उस सैंडल वाली लड़की को खोजने निकला। उसने घर घर जाकर लड़कियों को वो सैंडल पहनाई, लेकिन किसी को भी वो सैंडल नहीं आई। किसी को वो छोटी पड़ रही थी और किसी को बड़ी। फिर राजकुमार आखिर में निराश होकर नगर की आखिरी घर सिंड्रेला के घर पर पहुंचा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने उस सैंडल को पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस सैंडल को बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं पहन सका। तब राजकुमार की नजर पास में खड़ी एक सीधी सादी लड़की पर पड़ी। उसने उसको बुलाया और उससे भी आग्रह किया कि वो इस सैंडल को पहने। सिंड्रेला की माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि ये इसकी थोड़ी है और ये पार्टी में गई भी तो नहीं थी। फिर सिंड्रेला उस सैंडल के पास गई और उस सैंडल को पहना। उसको वो सैंडल फिट आ गई। तभी वो भागकर अंदर गई और दूसरी सैंडल भी पहनकर वापस आ गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ अपने महल ले गया। दोनों की शादी हो गई और वो एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। और वहीं उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें हक्की बक्की होकर बस देखती ही रह गई। वीरगंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थीं, जिसमें से सुहासिनी गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी। तो वहीं मीरा एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। हालांकि मीरा भी बाकी बच्चों की तरह ढेर सारे दोस्त बनाना चाहती थी। उनकी तरह पार्क में खेलना चाहती थी, नए नए खिलौने अपने पास रखना चाहती थी और बचपन में हर लड़की की तरह अपनी माँ की साड़ी पहनकर नाचना चाहती थी। लेकिन अफसोस, मीरा की जिंदगी में ये सारे सुख नहीं लिखे थे। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद ही उसके पिता ने मीरा की परवरिश के लिए नंदिनी से दूसरी शादी कर ली थी। नंदिनी को जब एक बेटी पैदा हुई तब उसके कुछ समय बाद ही मीरा के पिता का देहांत हो गया। एक तो मीरा दिखने में बहुत काली थी और उसके सर पर बाल भी बहुत कम थे। ऊपर से वो अपनी माँ की सौतेली बेटी थी, जिस कारण उसे दोगुनी नफरत झेलनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे के वैसे ही थे। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ पर है? मीरा, क्यों तो बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने बच्चे कुचे 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सर पर 4 बाल देकर ही भेज दिया।
सुहासिनी, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मैंने, मेरी सौतेली काली बहन। मीरा लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आँखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ चुप होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसके हक में जुबान खोलने की हिम्मत उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे ही अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, आ गई काली कलोटी अपने बॉय कट बालों के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल न खा रही हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां उसे नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंककर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल, जरूर कोई तो रोग है तुझे। उसके बाद बेचारी मीरा उदास होकर घर वापस चली जाती है। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी सुहासिनी भी कॉलेज से घर वापस आ जाती है और कहती है, अरे माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है, कैंसर। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा न हो कि इसका कैंसर का रोग हम में ही लग जाए। नहीं नहीं माँ, मुझे मत निकालो। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या। वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन शादी करेगा तुझसे? जिंदगी भर हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, इसे तो धक्के मार कर घर से बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी मीरा को घर से बाहर निकाल देती हैं। मीरा रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर टमाटर से वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से बाहर निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? मीरा का दुख उसकी आँखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और मीरा एक पेड़ के नीचे बैठी वही जंगल में ही सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ शारदा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक और पल भी यहाँ नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस कमी को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी शारदा के अंदर से एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है और वो मीरा के अंदर जाकर समा जाती है। उस तेज रोशनी के मीरा में समाते ही उसके सर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं। साथ ही उसका रंग भी गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी शारदा उससे कहती है, मीरा, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है।
और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़ कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो अपने घर वापस पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरे रंग को देखती हैं, तो वो हैरान रह जाती हैं। माँ सुहासिनी, देखो मेरे बाल लंबे हो गए। कल रात जब मैं जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही मीरा ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है और उसमें से बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी मीरा, मेरी बच्ची, मैं तो बेकार में ही तुझे खोटा सिक्का समझती थी लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को। अब बेटा जो भी हुआ उसे भूल जा। देख परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यही रहेगी हमारे साथ। जादुई लंबे बालों के कारण अब मीरा को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी और तो और अब वो अपने जादुई लंबे बालों से गरीब और मजबूर लोगों की मदद भी करने लगती है, जिससे सभी लोग उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन मीरा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती थी। ये सब देखकर सुहासिनी को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके ये लंबे लंबे बाल आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए हैं। लेकिन आज रात मैं इसके लंबे बालों को ही काट दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। आधी रात को जब मीरा अपने कमरे में सो रही होती है तो सुहासिनी एक कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया? ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे सुहासिनी, तेरे बाल, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सुहासिनी, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। मीरा की बात सुनकर सुहासिनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए मीरा से माफी मांगती है। फिर मीरा उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद नंदिनी और सुहासिनी मीरा को खूब प्यार और सम्मान देने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शीलापुर गांव में आकाश अपनी पत्नी प्रमीला और अपनी बेटी सुरभि के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। आपस में बहुत ही प्रेम से वो सभी लोग रहते थे।
आकाश की एक फैक्ट्री थी जो गांव के बाहर एक बड़े से शहर में थी। आकाश की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। आकाश की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी जिसमें हमेशा बहुत ही भीड़ रहती थी। आकाश अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है और वो लड़के लोगों को लहंगा दिखाया करते थे। पसंद आने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। आकाश की पत्नी प्रमीला बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर पर सभी काम किया करती थी और बाद में अपने पति आकाश की फैक्ट्री में मदद भी किया करती थी। आकाश की बेटी सुरभि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वो अभी केवल 8 वर्ष की ही थी। सुरभि भी बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो किसी से भी हार नहीं मानती थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह प्रमीला घर के काम कर रही होती है। ओ माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। जी आप टेबल पर बैठिए, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। प्रमीला टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसकी बेटी सुरभि भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। गुड मॉर्निंग डैडी एंड गुड मॉर्निंग मम्मी। नाश्ते में क्या बना है? आज मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ से भागने की लगी है। आराम से बैठ जाओ। आज मैंने खाने में चीज सैंडविच बनाई है और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह वो तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सुरभि अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और आकाश अपनी फैक्ट्री पर काम करने के लिए निकल जाता है। फिर प्रमीला भी घर के सारे काम खत्म करके आकाश की फैक्ट्री में जाती है। दोपहर को जब सुरभि स्कूल से वापस आती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर शाम हो जाती है। शाम को जब प्रमीला और आकाश दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आकाश की फैक्ट्री बहुत फेमस थी तो आसपास के लोग आकाश को पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं। जब पड़ोस के लोग सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुरभि घर के बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला सुरभि को सारी बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ दिनों तक सुरभि अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को याद करती है। एक दिन सुरभि को अपने माता पिता की याद आती है। वो ठान लेती है कि वो अपने माता पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन सुरभि सुबह नाश्ता करके अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और वहां पर फैक्ट्री में अपने पिता के द्वारा बनाए हुए लहंगे देखने लगती है। क्योंकि सुरभि अभी बहुत छोटी थी इसलिए सुरभि को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम प्रकाश था वो फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में सुरभि की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब सुरभि बड़ी हो जाती है। अब वो अपने पिता का बिजनेस खुद संभाल सकती है तो वो अपने अंकल प्रकाश से कहती है, अंकल आपने मेरे बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के बिजनेस को खुद ही संभाल लूँ। तो आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता आकाश और मैं इस फैक्ट्री के मालिक हैं।
हम दोनों ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू किया था और अब तुम मुझे अलग होने के लिए कह रही हो। अरे अंकल, आप ये क्या कह रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री के हिस्सेदार बन सके। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। देख सुरभि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदार हूँ और अगर तूने मुझे ये हक नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा और तेरी पूरी फैक्ट्री अपने नाम करा लूँगा, समझी? अंकल, आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास फैक्ट्री के हिस्सेदार होने का कोई भी सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। प्रकाश एक बहुत ही तेज और चतुर आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर सुरभि को दिखाता है, परंतु सुरभि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये पेपर्स नकली हैं। वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है और सारी बातें पुलिस को बता देती है। लाओ, फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। प्रकाश डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाती है। अब प्रकाश इन सब का बदला सुरभि से लेना चाहता था। वो ठान लेता है कि वो सुरभि से बदला लेकर ही रहेगा। एक दिन सुरभि अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी प्रकाश मौका देखकर उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। जब सुबह सुरभि आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। वो चारों तरफ से जल रही थी। सुरभि अपनी फैक्ट्री की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और अपने घर वापस चली जाती है। सुरभि अपने घर पर बहुत उदास रहने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन सुरभि सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा वो अपनी जान ही दे दे और वो छत से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसे रोक लेती है। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो सुरभि, फिर तुम ये कायरों वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी से हार मान जाओ। आपको तो सब कुछ पता है परी जी, आप ही बताइए, अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में मैं किसके सहारे जीऊं? यहाँ कदम कदम पर धोखेबाज लोग रहते हैं। सुरभि, तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की सहायता भी करती हो, इसलिए रानी परी ने मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिलवा सकती हैं? सुरभि, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो वापस नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने में देरी हो रही है। सुरभि उस जादुई लहंगे को देखने लगती है और वो लहंगा बहुत ही बड़ा था, बहुत चमकदार था। सुरभि जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। सुरभि उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। ये सब देखकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से एक आवाज आती है, सुरभि बेटी, तुम्हारे इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, साथ ही साथ ये खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देगा और पहनने के लिए सुंदर और अच्छे कपड़े देगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान ये जादुई लहंगा तुम्हें देगा। ये सुन और देखकर सुरभि बहुत खुश होती है और उस लहंगे के घर में रहना शुरू कर देती है।
उस लहंगे के घर में लगे लहंगे को बेचकर सुरभि बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से अपने आगे का जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।